गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। कक्षा 8 बोर्ड में साइंस में ए ग्रेड कैसे प्राप्त करें, इसके लिए मैंने आपको आज ही अपलोड किए गए 2 वीडियो की सहायता से बताया था कि अगर आप मेरे साथ पढ़ते रहेंगे डेली 1.5 घंटा विज्ञान, तो आप आसानी से साइंस में ए ग्रेड प्राप्त कर लेंगे। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा अपलोड किए गए दोनों वीडियोस, जिसमें मैंने कक्षा 8 के पहले पार्ट से 18 पार्ट तक के सभी एमसीक्यू शेयर किए थे, आपने मेरे उन दोनों वीडियो की सहायता से उन्हें अच्छे से लर्न कर लिया होगा। अब मैं आपको करवाने जा रही हूँ वन लाइन क्वेश्चंस के लिए मैंने 4 वीडियो बनाए हैं। उन चारों वीडियो की सहायता से आप सभी पाठों के वन लाइन क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद मेरे साथ कर लेंगे। चलो अब हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में लगभग 100 प्रश्न। पहला प्रश्न, खरीफ की फसल के 2 उदाहरण दीजिए। खरीफ की फसल के उदाहरण है धान, मक्का। रबी की फसल के 2 उदाहरण दीजिए। रबी की फसल के उदाहरण है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों। एनपीके से क्या आशय है? एनपीके क्या है? एन माने नाइट्रोजन, पी माने फॉस्फोरस और के माने पोटेशियम। यह एक उर्वरक है। एनपीके क्या है? एनपीके एक उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम तीनों होते हैं। मिट्टी में पोषक की प्रतिपूर्ति की एक विधि का नाम बताइए। मिट्टी में जब पोषक तत्व कम हो जाते हैं तो पोषक तत्व को मिलाने के लिए मिट्टी में क्या विधि काम में ली जाती है? फसल चक्रण। एक फसल बोने के बाद दूसरी बार हम दूसरी किस्म की फसल बोते हैं, तो इससे मिट्टी में पोषकों की मात्रा बढ़ जाती है। फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का नाम बताइए। फलीदार पौधों की जड़ों में बैक्टीरिया पाया जाता है राइजोबियम। सिंचाई की पारंपरिक विधियों के नाम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रहट, मोट, चड़स, ढेकली, चेन पंप। ये जो हमने एमसीक्यूज किए थे उनमें भी ये क्वेश्चन थे। मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल से हमें क्या प्राप्त होता है? मछली से जो तेल मिलता है कॉड लिवर तेल, उसमें होता है विटामिन डी। खरपतवार नाशी के छिड़काव का उचित समय क्या है? हमें खरपतवार नाशी को कब छिड़कना चाहिए? पुष्पन और बीज बनने से पहले। जब पौधों में फूल लगने लगे, बीज बनने लगे, उससे पहले ही हमें खरपतवारनाशी का छिड़काव कर देना चाहिए। विनोइंग क्या है? अनाज के दानों को भूसे से अलग करना होता है। अगर अनाज के दानों को भूसे से अलग करने के लिए हम उसे फटकते हैं तो इस विधि को हम कहते हैं विनोइंग। तो विनोइंग किसे कहेंगे? अनाज के दाने को भूसे से अलग करने के लिए फटकने को ही विनोइंग कहते हैं। बीजों को बड़े पैमाने पर कहाँ भंडारण करके रखते हैं? बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण करते हैं साइलो और भंडार गृह में। कहाँ भंडारण करते हैं? साइलो और भंडार गृह में। होली के त्यौहार पर काटी जाने वाली 2 फसलों के नाम। अब होली आने वाली है, आप देख भी रहे हो खेतों में कौन सी फसलें लगी हुई हैं? गेहूं और चना। गेहूं व चना। कटाई ऋतु के साथ आने वाले किन्हीं 2 पर्वों के नाम। दीपावली, होली। जुताई किसे कहते हैं? मिट्टी को उलट पुलट करके पोला बनाने की क्रिया को जुताई कहते हैं। जुताई किसे कहते हैं? मिट्टी को उलट पुलट करके पोला बनाने की क्रिया को जुताई कहते हैं। फसल चक्रण किसे कहते हैं? अभी मैंने बताया, जब मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो हम एक तरह की फसल बोते हैं, उसके बाद दूसरी किस्म की फसल बोने को एकांतर क्रम में हम कहते हैं फसल चक्रण। फसल चक्रण किसको कहेंगे? खेत में एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल को एकांतर क्रम में लगाना ही फसल चक्रण कहलाता है। जरूरी नहीं है इसी तरह से हम लर्न करके लिखना है, अपनी भाषा में भी हम लिख सकते हैं। खेत में एक फसल बोने के बाद दूसरी तरह की फसल को एकांतर क्रम में लगाना फसल चक्रण कहलाता है। साइलो क्या है? बीजों को भंडारण करने के लिए, स्टोर करने के लिए बड़े पैमाने पर जो भंडार गृह बनाए जाते हैं उसे साइलो कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भंडार गृह को साइलो कहते हैं जहाँ बीजों का भंडारण किया जाता है। असमतल भूमि के लिए सिंचाई की कौन सी विधि काम में लेते हैं? असमतल भूमि, इसके लिए हम विधि काम में लेते हैं छिड़काव विधि। निराई किसे कहते हैं? खरपतवार हटाने की क्रिया को निराई कहते हैं। मुख्य फसल के साथ जो अवांछित पौधे लग जाते हैं, खरपतवार लग जाती है, उसकी हटाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? निराई। सजीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? सजीवों के मुख्य वर्ग हैं जीवाणु यानी बैक्टीरिया, कवक यानी फंजाई, प्रोटोजोआ, शैवाल, विषाणु यानी वायरस। कौन कौन से वर्ग हैं? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, विषाणु। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? सूक्ष्मदर्शी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 जीवों के नाम बताइए।
नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है? राइजोबियम जीवाणु, नीले हरे शैवाल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले 2 जीव कौन से हैं? राइजोबियम, नीले हरे शैवाल। किण्वन किसे कहते हैं? चीनी को अल्कोहल में बदलने की क्रिया को किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। 21 प्रश्न हमने कर लिए हैं। इसी में से मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ। खरपतवार नाशक का छिड़काव कब करना चाहिए? पुष्पन और बीज लगने से पहले। होली के त्यौहार पर काटे जाने वाली 2 फसलों के नाम? गेहूं, चना। जुताई किसे कहते हैं? मिट्टी को उलट पुलट करके पोला बनाने की क्रिया को जुताई कहते हैं। फसल चक्रण किसे कहते हैं? खेत में एक फसल बोने के बाद दूसरे किस्म की फसल को बोना, इससे हम क्या कहते हैं? जुताई। सिंचाई की पारंपरिक विधियों के नाम क्या हैं? रहट, चड़स, ढेकली, मोट, चेन पंप। बाकी सब हम कर ही चुके। निराई किसे कहते हैं? खरपतवार नाशक को हटाने की क्रिया को निराई कहते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 जीव कौन से हैं? राइजोबियम और नीले हरे शैवाल। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 22। एंथ्रेक्स रोग का कारक क्या है? एंथ्रेक्स रोग का कारक है बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु। बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु। बैसिलस एंथ्रेसिस से एंथ्रेक्स होता है, नाम से पता चल रहा है। एंथ्रेक्स मतलब एंथ्रेसिस, बैसिलस एंथ्रेसिस। प्रोटोजोआ वर्ग के 2 उदाहरण। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव का वर्ग है। इसके उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम। क्या क्या उदाहरण है? अमीबा, पैरामीशियम। डेंगू वायरस के वाहक का नाम बताइए। डेंगू वायरस किससे फैलता है? मादा एडिस मच्छर से। ये हमने एमसीक्यूज में भी किया था। किन्हीं 2 सामान्य परिरक्षक के नाम बताइए जिससे हम खाद्य की रक्षा कर सकते हैं, लंबे समय तक चला सकते हैं। सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। कौन कौन से 2 परिरक्षक हैं? सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 26। पाश्चुरीकरण क्या है? दूध को 70 डिग्री पर 15 से 30 सेकंड तक उबालना और उसे ठंडा करना, इसे पाश्चुरीकरण कहते हैं। किसे कहते हैं पाश्चुरीकरण? दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर उबालकर 15 से 30 सेकंड, फिर उसको एकदम से ठंडा कर लो। इस क्रिया को हम कहते हैं पाश्चुरीकरण। इससे दूध में जो कीटाणु वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं। पाश्चुरीकरण की खोज किसने की थी? पाश्चुरीकरण की खोज की थी लुई पाश्चर ने। पोलियो ड्रॉप क्या है? पोलियो ड्रॉप क्या होती है? बच्चों को दिया जाने वाला एक टीका है। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला एक तरह का टीका है। शैवाल के 2 उदाहरण बताइए। शैवाल के उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास, पायरोगायरा। शैवाल के 2 उदाहरण कौन से हैं? क्लेमाइडोमोनास, पायरोगायरा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 30। मांस व मछली के परिरक्षण में किस रसायन का उपयोग करते हैं? मांस और मछली को बचाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? नमक। सर्दी जुकाम और फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशील क्यों नहीं होते? एंटीबायोटिक क्यों नहीं काम करते? क्योंकि सर्दी जुकाम और जो फ्लू है वो वायरस से होने वाला रोग है और एंटीबायोटिक हम लेते हैं जीवाणु से होने वाली बीमारियों में। तो सर्दी जुकाम और फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशील क्यों नहीं होते? क्योंकि सर्दी जुकाम और फ्लू वायरस से होने वाला रोग है। संचरणीय रोग किसे कहते हैं? संचरण मतलब फैलना। जो रोग एक बीमार व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं उसे ही संचरणीय रोग कहते हैं। जो रोग बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं। किन्हीं 2 प्रतिजैवी के नाम बताइए। प्रतिजैवी के नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। क्या नाम है प्रतिजैवी के? स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। आप इसे 2-3 बार लिख के देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? नाम से पता चल रहा है सूक्ष्म, बहुत छोटे जीव जिन्हें हम खुली आंखों से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिसको देखने के लिए यंत्र जैसे सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। आप इसे लिख सकते हैं छोटे जीव जिन्हें खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं? नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलना। नाइट्रोजन को स्थिर करना। किसके रूप में स्थिर करना? नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में स्थिर करना। तो क्या उत्तर हो जाएगा? नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक जैसे कि नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। किसे कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण? नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलना। अगला क्वेश्चन है पीईटी पैट का पूरा नाम। पी माने पॉली, ई माने एथिलीन, टी माने टरथैलेट। पॉली एथिलीन टरथैलेट ये एक तरीके का पॉली एस्टर है। कुछ रेशे संश्लेषित रेशे क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। संश्लेषित मतलब मानव द्वारा बनाए जाते हैं। नायलॉन रेशों से बनने वाली 2 वस्तुओं के नाम बताइए जो प्रबलता दर्शाती है।
नायलॉन रेशों से बनते हैं पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने के रस्से। जैव और निम्नलिखित पदार्थों के 2 उदाहरण दीजिए जो जीवों के द्वारा निम्नलिखित नहीं होते। प्लास्टिक, एल्युमिनियम के डब्बे। प्लास्टिक और एल्युमिनियम के डब्बे। थर्मोप्लास्टिक के 2 उदाहरण। थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होता है जिसे हम गर्म करते हैं तो वह पिघल जाता है और उसे पुनः उपयोग में हम ले सकते हैं। इसके उदाहरण है पॉलीथीन, पीवीसी, जिनसे पाइपें वगैरह बनती हैं। प्रश्न नंबर 41, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधान अग्निरोधी होते हैं। यह परिधान किसके बने होते हैं? आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधान किसके बने होते हैं? मेलामाइन के। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के कपड़े किसके बने होते हैं? मेलामाइन के। तो मेलामाइन कैसा है? अग्निरोधी। ये हमने सब क्वेश्चन MCQs में भी किए थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42, कपास क्या है? कपास जो हमारी कॉटन है वो सेलुलोज का बहुलक है। क्या है? सेलुलोज का बहुलक। रेयॉन क्या है? रेयॉन एक अर्ध संश्लेषित रेशा है क्योंकि यह कास्ट लुगदी से तैयार किया जाता है। कैसा रेशा है? अर्ध संश्लेषित, क्योंकि इसे कास्ट लुगदी से तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 44, पैराशूट तथा रस्सियां किस रेशे से बनाई जाती हैं? अभी हमने किया नायलॉन से। मोहन के पास एक शर्ट है जिसमें सलवटें नहीं पड़ती है, किसकी बनी है? पॉलीएस्टर की। पॉलीएस्टर की बनी हुई वस्तुओं पर सलवटें नहीं पड़ती। नॉन स्टिक बर्तन किसके बने होते हैं जो जल और तेल चिपकता नहीं है? ये बने होते हैं टेफ्लॉन के। किसके बने होते हैं नॉन स्टिक बर्तन? टेफ्लॉन के। कुकर के हत्थे, बिजली के स्विच कौन से प्लास्टिक के बनते हैं? कुकर के हत्थे और प्लास्टिक के स्विच, बिजली के स्विच किसके बनते हैं? बैकेलाइट के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। पीवीसी का पूरा नाम क्या है? पी माने पॉली, वी माने विनाइल, सी माने क्लोराइड। पॉली विनाइल क्लोराइड। और अभी हमने किया पैट का पूरा नाम पॉली एथिलीन टरथैलेट। पीवीसी पॉली विनाइल क्लोराइड। 5R का सिद्धांत क्या है? 5R का सिद्धांत है उपयोग कम कीजिए, पुनः उपयोग कीजिए, पुनः चक्रण कीजिए, पुनः प्राप्त कीजिए और उपयोग ना ही कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी। उपयोग ना ही करो, करना है तो कम करो, पुनः उपयोग कर लो, फिर उसकी साइक्लिंग करो, पुनः चक्रण करो और पुनः प्राप्त करो। क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? क्लोरोफिल में धातु होती है मैग्नीशियम। शरीर में आयरन कहाँ होता है? शरीर में आयरन होता है हमारी लाल रुधिर कोशिकाओं में। कहाँ होता है आयरन? हमारी लाल रुधिर कोशिकाओं में। धातु जो सामान्य ताप पर द्रव है, ये हमने किए थे न्यू टाइप में, पारा, मरकरी। धातु जिसे चाकू की सहायता से आसानी से काट सकते हैं, चाकू की सहायता से काटने वाली धातु हैं सोडियम, पोटेशियम। कठोर अधातु, हीरा। अधातु जो द्रव है, ब्रोमीन। अगर धातु पूछे द्रव तो पारा, अधातु पूछे तो ब्रोमीन। धातु जिसे वायु में खुला छोड़ने पर आग पकड़ता है, कौन सी धातु आग पकड़ती है? सोडियम। खाद्य सामग्री को लपेटने में कौन सी धातु काम लेते हैं? एल्युमिनियम फॉइल, एल्युमिनियम की पन्नी। आघात वर्धनता से क्या आशय है? आघात माने चोट, वर्धन मतलब बढ़ना। जब किसी को चोट करे तो वह बढ़ जाए, यानी धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर छिद्रों में बदला जा सकता है। धातुओं को पीटने पर, चोट करने पर उनसे छिद्रें बन जाती हैं। इस गुण को हम कहते हैं आघात वर्धनीयता। तन्यता किसे कहते हैं? तन्यता मतलब तनकर, खिंचकर। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर तारों में बदल सकते हैं। त से तन्यता, त से तार। जब तार बनते हैं तो तन्यता और जब पीटकर चद्दर बनती है तो आघात वर्धनीयता। मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ क्रिया बहुत ही आसान है। प्रश्न में से लिख देंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तीर का निशान लगा देंगे। ऑक्सीजन पीछे किस रूप में जुड़ जाएगा? ऑक्साइड। तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। दोबारा देखें, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों ने रिएक्शन की, मैग्नीशियम ऑक्साइड जुड़ जाएगा। मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है? Mg। ऑक्सीजन का आपको पता ही है O2, तो क्या रिएक्शन हो जाएगी? MgO, 2MgO। उसके बाद है पॉप ध्वनि किसे कहते हैं? हाइड्रोजन गैस को जलाने पर जो ध्वनि निकलती है उसे पॉप ध्वनि कहते हैं। किसे कहते हैं पॉप ध्वनि? हाइड्रोजन गैस को जलाने पर जो ध्वनि निकलती है उसे पॉप ध्वनि कहते हैं। आयरन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया लिखिए। आयरन कैसे रिएक्शन लिखेंगे हम? आयरन प्लस ऑक्सीजन। जब आयरन की ऑक्सीजन से क्रिया करवाते हैं तो हवा में उपस्थित जो जल है वो भी क्रिया कर लेता है। ऑक्सीजन माने हवा, उसमें जो जल है वो भी क्रिया करता है। तो जल और ऑक्सीजन मिलकर बनाएंगे हाइड्रो ऑक्साइड।
हाइड्रो ऑक्साइड। तो क्या बन जाएगा? आयरन हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? आयरन हाइड्रो ऑक्साइड। आयरन का प्रतीक है Fe, ऑक्सीजन का प्रतीक है O2 और जल का प्रतीक है H2O। तो क्या रिएक्शन हो जाएगी? FeOH होल ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 13, आप इतनी मुश्किल नहीं है रिएक्शन, आप 2-3 बार लिखेंगे तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63 धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करने पर कौन सी गैस देते हैं? जब पीछे हाइड्रोक्साइड होता है तो गैस बनती है हाइड्रोजन, और जब ऑक्साइड होता है तब गैस बनती है ऑक्सीजन, और जब कार्बोनेट होता है तो गैस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करने पर कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस। उस अधातु का नाम बताइए जिसका उपयोग उर्वरक में पौधे की वृद्धि के लिए करते हैं। उर्वरक यानी यूरिया, यूरिया में कौन सी थी? अधातु नाइट्रोजन। उर्वरक थे जो यूरिया, उसमें कौन सी थी? नाइट्रोजन। उस अधातु का नाम बताइए जिसका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है। आयोडीन। आयोडीन को हम घाव पर लगाते हैं, बैंगनी रंग का ये सॉल्यूशन होता है। वह धातु कौन सी है जिसका उपयोग जल के शुद्धिकरण में करते हैं? उसको हम यूज करते हैं ओजोन को। किसको करते हैं? ओजोन को। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 सीएनजी व एलपीजी का पूरा नाम बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इंग्लिश में इसको लिखते हैं सी माने कंप्रेस्ड, एन माने नेचुरल, जी माने गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। एलपीजी, एल माने लिक्विड यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है? बिटुमन, बिटुमनी कोयला। सड़क बनाने में कौन सा करते हैं? बिटुमन। कार्बनीकरण किसे कहते हैं? मृत वनस्पति को धीरे धीरे कोयले में बदलने की क्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। मृत वनस्पति से धीरे धीरे कोयला बनना, इसे हम कहते हैं कार्बनीकरण। पेट्रोलियम परिष्करण किसे कहते हैं? प्रश्न ये भी आ सकता है परिष्करण किसे कहते हैं? तो पेट्रोलियम एक चीज नहीं है, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट मिलके बने हुए हैं, तो उन सभी प्रोडक्ट को अलग करना, यानी पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक को अलग करना, पेट्रोलियम के विभिन्न उत्पादों को अलग करना परिष्करण कहलाता है। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्म नाम से पता चल रहा है जीव से, यानी जब जीव मृत हो जाते हैं तो उनके अवशेषों से जो ईंधन बनता है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो जीवों के मृत अवशेषों से बने हुए ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव कोलतार, कौन सा है? कोलतार। विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ प्राप्त हुआ था? विश्व का पहला तेल कुआं प्राप्त हुआ था अमेरिका में, अमेरिका में पेनिसिल्वेनिया में। पहला कुआं कहाँ बना? पेनिसिल्वेनिया, अमेरिका। काला सोना के नाम से कौन जाना जाता है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को हम क्या कहते हैं? काला सोना। क्वेश्चन नंबर 75 अक्षय प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? अक्षय मतलब जिसका क्षय ना हो, जो कभी खत्म ना हो। वे संसाधन जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में है और जो मानव द्वारा कभी समाप्त नहीं हो सकते, उसे हम क्या कहेंगे? अक्षय प्राकृतिक संसाधन। इसके उदाहरण है सूर्य का प्रकाश, हवा। 2 जीवाश्म ईंधन के नाम बताइए। जीवाश्म ईंधन है जो जीवों से बने हैं, पेड़ पौधों से बने हैं, जंतुओं से बने हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। कौन से जीवाश्म ईंधन? वेरी इंपॉर्टेंट, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। पीसीआरए क्या है? पी माने पेट्रोलियम, सी माने कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, आर माने रिसर्च यानी अनुसंधान, ए माने एसोसिएशन समिति। पीसीआरए का पूरा नाम क्या है? पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति। तो यह पेट्रोल को बचाने के विभिन्न उपाय सुझाती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 79 हमारे देश में प्राकृतिक गैस के भंडार कहाँ कहाँ हैं? प्राकृतिक गैस कहाँ पर है? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। कहाँ है प्राकृतिक गैस? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन का क्या उपयोग करते हैं? प्राकृतिक गैस से जो हाइड्रोजन मिलती है उससे यूरिया बनाते हैं। क्या करते हैं? उससे यूरिया बनाते हैं। कोयले के प्रक्रम से प्राप्त किन्हीं 2 उत्पादों के नाम बताइए। जब कोयले का प्रोसेसिंग करते हैं तो उससे कौन से 2 उत्पाद बनते हैं? कोक, कोलतार। कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है? कोयला हमें खानों से, पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 83
दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु का क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस। वेरी इंपॉर्टेंट। दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु को हम क्या कहते हैं? लैक्टोबैसिलस। विषाणु से वायरस से होने वाली दो बीमारियां। वायरस से कौन सी बीमारियां होती हैं? खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस ए। वायरस से कौन सी बीमारी होती है? खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस ए। पादप में होने वाले किन्हीं दो रोगों के नाम। एक है भिंडी की पीत, वायरस से होने वाली बीमारी है। गेहूं की रस्ट, कवक से होने वाली बीमारी है। नींबू कैंकर, नींबू कैंसर भी कहते हैं इसको, ये है जीवाणु से होने वाली बीमारी। पौधों में कौन कौन से रोग होते हैं? भिंडी की पीत, गेहूं की रस्ट, नींबू कैंकर। अगला क्वेश्चन, जीवाणु से होने वाले दो रोग। जीवाणुओं से कौन से रोग होते हैं? हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग। कौन से रोग होते हैं? हैजा, टाइफाइड और क्षय रोग। पेट्रो रसायन किसे कहते हैं? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी चीजें बनती हैं, अनेक उपयोगी पदार्थ बनते हैं, इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। पेट्रो रसायन मतलब ऐसा रसायन जो पेट्रोलियम से उत्पाद बनाता है। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जो उपयोगी चीजें बनती हैं उसे हम कहते हैं पेट्रो रसायन। अब हमें पता है सूरज खुद के प्रकाश से चमकता है और उसमें गर्मी होती है, तो उसमें कौन सी क्रिया होती है जिसके कारण उसमें खुद का प्रकाश और ऊष्मा होती है? उसमें क्रिया होती है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। कौन सी क्रिया होती है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। किसी वस्तु के दहन के लिए कौन कौन सी शर्त है? किसी वस्तु का दहन करना, जलाना, उसके लिए तीन चीजें चाहिए। एक तो जिस पदार्थ को जलाना है यानी ज्वलनशील पदार्थ, एक हमें हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और एक ज्वलन ताप चाहिए। भी उसे स्टार्टिंग में कितना टेम्परेचर दें कि वो जल जाए। तो दहन के लिए कौन कौन सी शर्तें जरूरी हैं? ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए और ज्वलन ताप के बराबर तापमान होना चाहिए। इसके बाद है ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक है किलो जूल प्रति किलोग्राम। किलो जूल प्रति किलोग्राम। पेट्रोलियम के परिष्करण से कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं? पेट्रोलियम के परिष्करण से हमें क्या मिलता है? पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन मोम, स्नेहक तेल। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के जिस क्षेत्र का उपयोग करता है, किस क्षेत्र का उपयोग करता है इसमें मैंने लिखा नहीं। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार सबसे बाहरी क्षेत्र, ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र अदीप क्षेत्र का उपयोग करता है और वह नीले रंग का होता है। क्या जंग लगना दहन है? नहीं, जंग लगना दहन नहीं है, क्योंकि दहन में कोई वस्तु जलती है। दहन किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करता है, जलता है और गर्मी देता है तो उसे दहन कहते हैं। दहन किसे कहते हैं? वह क्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और ऊष्मा देता है, इसे हम कहते हैं दहन। चारकोल का ऊष्मीय मान 33 किलो जूल प्रति ग्राम है। इसका क्या मतलब है? प्रति ग्राम मतलब 1 ग्राम चारकोल, उसको जब जलाया गया, उसका दहन किया गया तो कितनी ऊष्मा बनी? 33 किलो जूल। क्या मतलब है? 1 ग्राम चारकोल को जब पूर्णतः जलाया जाता है तो 33 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। निरापद दियास्लाई की तिल्ली के सिरे पर लगने वाले दो केमिकल के नाम बताइए। दियास्लाई मतलब माचिस, उस पर कौन कौन से केमिकल लगते हैं? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और एक है पोटेशियम क्लोरेट। ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट। इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97, ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं? जो पदार्थ आसानी से आग पकड़ लेते हैं, जल्दी जल जाते हैं, जिसका ज्वलन ताप मतलब कम होता है, उन्हें ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, जैसे कि पेट्रोल। स्वतः दहन किसे कहते हैं? स्वतः मतलब अपने आप ही जल जाए। जो पदार्थ अचानक लपटों के साथ अपने आप ही जल उठता है उसे हम कहते हैं स्वतः दहन। बंद कमरे में कोयला जलाकर क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि जब बंद कमरे में हम कोयला जलाकर सोते हैं तो कोयले का पूर्ण दहन नहीं होता, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बनती, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाती है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारे शरीर में जाती है, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है और रक्त के प्रवाह को रोक देती है, जिससे कि मृत्यु हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंद कमरे में कोयला जलाकर क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि कोयला क्या बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, इससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अम्लीय वर्षा के लिए दो गैसें बताइए। अम्लीय वर्षा के लिए गैसें हैं हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा यानी अम्ल की बरसात होगी तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक अम्ल बनाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। वैश्विक उष्णन ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है?
क्योंकि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ गई है, इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग होती है। कमरे के ताप पर माचिस की तिल्ली स्वयं आग क्यों नहीं पकड़ती है? क्योंकि माचिस की तिल्ली का ज्वलन ताप कमरे के तापमान से क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसी कारण से वह आग नहीं पकड़ती है। जिसका ज्वलन ताप कम है वो जल्दी आग पकड़ लेगी, जिसका ज्वलन ताप ज़्यादा है वो लेट आग पकड़ता है। ज्वलन ताप किसको कहते हैं? वह कम से कम तापमान, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है। ज्वलन मतलब जलने लगता है, ताप मतलब तापमान। तो यानी वह तापमान जो किसी पदार्थ को जलने के लिए चाहिए, वह तापमान जो किसी पदार्थ को ज्वलन होने के लिए, जलने के लिए चाहिए, उसे ज्वलन ताप कहते हैं। रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक क्या एक बुक है जिसके अंदर हमने जो संकटग्रस्त जीव हैं, चाहे संकटग्रस्त जंतु हैं चाहे पौधे हैं, उनका रिकॉर्ड रखा है, उसे हम रेड डाटा बुक कहते हैं। तो रेड डाटा बुक किसे कहेंगे? वह बुक जिसके अंतर्गत हमने संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा है, रेड डाटा बुक कहलाती है। बच्चों, आज का मेरा ये आधे घंटे का लगभग वीडियो है। इसमें आपने मेरे साथ किए लगभग 104 प्रश्न। इसी तरह मैं आपके लिए 3 वीडियोस और डालूंगी, वो भी लगभग आधा आधा घंटा के होंगे। इस तरह आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 घंटे में आप सभी पाठों के 1 लाइन क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। इन्हीं 1 लाइन क्वेश्चन में से आपके 2-2 नंबर के प्रश्न आएंगे और एक भी प्रश्न इनमें से छूटा नहीं है 18 पाठों में से। अगर आप 4 वीडियोस मेरे साथ करेंगे तो 104 प्रश्न करने में हमें आधा घंटा लगा। अगर आप ये वीडियो 3 बार 4 बार भी देखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न याद हो जाते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर साधारण भाषा में लिखे हैं। अगले वीडियो तक थैंक यू वेरी मच।